अब आपको सीधा लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां कैबिनेट बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। केंद्रीय बजट है। इसमें विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कर सुधार और निर्यात को लेकर के अहम घोषणाएं की गई। हमारा साफ मानना है कि भारत को एक निर्यातक देश के रूप में भारत अपने पैरों पर खड़ा है। जो इस बजट की प्रमुख 10 बातें उसमें है, पहला है मजबूत आर्थिक ढांचा और जो राजकोषीय अनुशासन। अभी जो 26-27 के राजकोषीय घाटा है, उसका जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है और कुल व्यय जो 53.5 लाख करोड़ रुपए है, जबकि पूंजीगत व्यय करीब 36.1 लाख करोड़ रुपए। और इससे जो जीडीपी का ऋण से जीडीपी अनुपात घट करके 55.6% की उम्मीद है। यानी कि आर्थिक अनुशासन, राजकोषीय अनुशासन बना के और अपने पूंजीगत विकास को केंद्रित करके बजट रखा गया। दूसरा जो है वो है विनिर्माण की नई रफ्तार। जो बायो फार्मा शक्ति योजना है, उसके तहत अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश इसका प्रावधान किया गया है। सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स घर ऊर्जा योजना, इस पर 40,000 करोड़ रुपया। केमिकल पार्क और दुर्लभ खनिज गलियारों से मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। यानी कि जो हमारे पास जो खनन के जो खदान हैं, उससे उसका दोहन करके और मेक इन इंडिया जो आज कई बार हम बाहरी उस पर निर्भर रहते हैं, एक्सपोर्ट पर या इंपोर्ट पर निर्भर रहते हैं, तो हम मेक इन इंडिया पर इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। टेक्सटाइल और खादी उद्योग तीसरा है। इसमें राष्ट्रीय फाइबर नीति, मेगा टेक्सटाइल पार्क, खादी हस्तशिल्प के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की घोषणा की गई है। इससे जो हमारे ग्रामीण रोजगार हैं, बुनकर हैं, और उनको एक वैश्विक ब्रांडिंग करके और उसको विश्व मार्केट में उसको स्थान तैयार करना, उसका एक विशेष उसको स्थान मिले, उनको ब्रांडिंग की वो उस दृष्टि से किया गया है। और लगभग इसमें 10,000 करोड़ रुपए का क्रॉस फंड एसएमई के अंतर्गत 10,000 करोड़ की फंडिंग की व्यवस्था की गई। ये 2 टियर और टियर 3 के जो शहर हैं, जो हमारे प्रोफेशनल कैडर हैं, उनको इसमें विकसित करने की एक योजना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय बढ़ा करके 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया है। 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इसमें नए डेडिकेटेड कॉरिडोर, राष्ट्रीय जलमार्ग, ये 20 अभी हम राष्ट्रीय जलमार्ग ये तैयार हो रहे हैं, और सी प्लेन, तटीय कार्गो प्रमोशन, इस और लॉजिस्टिक्स को सशक्त करना है। अभी जो हमारी लॉजिस्टिक पर जो खर्चा आता है, लगभग 16% के करीब आता है, और इससे हमारे जो एक्सपोर्ट की जो भी सामग्री है वो महंगी होती है मार्केट में। इसको सरकार की कोशिश है कि इसको हम 9 सिंगल डिजिट में लाएं, 9% पर लाएं। जो जो एक मेक इन इंडिया और जो भारत के निर्यातक देश के रूप में स्थापित करने की बात है, वो लॉजिस्टिक का खर्चा उसके लिए 20 जलमार्ग, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबसे कम लॉजिस्टिक का जो खर्चा है वो जलमार्ग पर आता है। तो लॉजिस्टिक मार्ग के लिए ये 20 राष्ट्रीय जलमार्ग ये तैयार किए जा रहे हैं।
और उसके लिए पटना में अभी तक हम जितने भी जहाज बनाते हैं तो हम सामान्यतः बाहर से आते हैं, तो उसके लिए पटना में और एक शायद हैदराबाद बेंगलुरु में, उसके लिए 2 जगह पर उसके लिए बनाने की तैयारी हो रही है। तो उससे हमारा जो लॉजिस्टिक का खर्चा है कम होगा। हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे निर्यातक बने और सस्ता माल हम वर्ल्ड मार्केट में डालें। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा निर्यात हमारा आने वाले समय में बढ़ेगा। हाई स्पीड रेल और शहरी विकास, मुंबई पुणे दिल्ली वाराणसी समेत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की योजना है। इस पर के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल निर्माण, साथ में मानसिक स्वास्थ्य के लिए निमहंस के यानी जो हमारी न्यूरो से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनके लिए 2 और निमहंस खोलने की तैयारी। इसी तरह से पर्यटन और खेल मिशन की भी घोषणा की गई है, जो हमारे एक नए तरह का पर्यटन एक डेवलप हो रहा है, वो उससे विकसित होगा, दुनिया के पर्यटक भारत की ओर आकर्षित होंगे। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश का है, तो जानते हैं कि भारत कृषि पर आधारित देश है। आज भी हमारी लगभग 65% के करीब आबादी कृषि पर निर्भर करती है। ऐसे में जो उच्च मूल्य के कृषि उत्पाद हैं, मत्स्य पालन है, पशुपालन है और नारियल संवर्धन योजना और पूर्वोत्तर में विशेष कृषि प्रोत्साहन जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस पर विशेष फोकस किया गया है, उसके लिए बजटरी प्रोविजन किए गए हैं। नंबर 9 है कर सुधार और जीवन सुगमता। जो नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है और इसमें टीडीएस है, टीसीएस है, उसको सरल और संशोधित किया जा रहा है। जो उसकी रिटर्न की समय सीमा है, जो छोटे करदाता हैं उनके लिए राहत और कर विवादों को कम करने के उपाय किए गए। इसको लेकर काफी दुष्प्रचार भी सोशल मीडिया के माध्यम से करने की कोशिश हो रही विपक्षियों के द्वारा, लेकिन कुल मिलाकर के इसको सरल और सुगम करने की तैयारी और इस बजट में किया गया। ऐसे आखिरी जो है 10वां जो पॉइंट है वह है निर्यात, निवेश और सीमा शुल्क सरलीकरण। आईटी सेवाओं, डेटा सेंटर, ई कॉमर्स, निर्यात और एसईजेड उनमें सुधार, ठीक है, और कई क्षेत्रों में सीमा शुल्क छूट से वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है। उसकी व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं और इस तरह से अगर हम कुल मिलाकर देखें तो 2026-27 का जो बजट ये विकास, निवेश, रोजगार और समावेशी भारत की दिशा में एक संतुलित और भविष्यपरक रोडमैप पेश करता है, जिसका लक्ष्य विकसित भारत जो 2047 का भारत होगा, उस विकसित भारत की दृष्टि से इस बजट को प्राविधानित किया गया है। और कुल मिलाकर इस बजट को अगर हम देखें तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का जो विकसित भारत का टारगेट रखा है उस पर एक पूरी तरह ये बजट उसके लिए प्राविधानित किया गया है और उससे हमारा विकसित भारत का जो संकल्प है, उसका जो मार्ग है, उसको सख्त किया जाएगा। कुछ बातें, क्योंकि हम उत्तराखंड के हैं, मैं उत्तराखंड से हूँ, इसलिए कुछ विषय में उत्तराखंड से संबंधित कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँ। में जहां बजट में तमाम देश का और ध्यान रखा गया, वही क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाए रखने का पूरा प्रयास किया गया है। देश के कोने कोने तक केंद्रीय बजट की कहीं ऐसा न लगे कि कहीं इसके साथ कोई भेदभाव किया गया है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। और हम मोटा मोटा अगर हम कहें तो लगभग 4,800 करोड़ रुपया रेलवे की सुविधाओं के लिए
इस बजट में उत्तराखंड के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें हमारे जो रेलवे स्टेशन है उनका आधुनिकीकरण और उनको यात्री सुलभ बनाने की दृष्टि से जो दिव्यांग यात्री हैं उनके लिए तमाम जो सुविधाएं उनके लिए होनी चाहिए वो इस बजट में उनका प्रावधान किया गया है। बजट में उत्तराखंड का, पर्वतीय राज्यों का जिक्र तो है, लेकिन उत्तराखंड का विशेष उल्लेख अगर आपने बजट पढ़ा होगा तो उसके लिए उत्तराखंड का एक विशेष उल्लेख इस बजट में किया गया है कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है उनमें ट्रैकिंग है, हाइकिंग है और जो नेचर टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने की दृष्टि से ये सब इसमें किया गया है। और इसमें 10,000 ग्रामीण टूरिस्ट गाइड ये तैयारी करने की इसमें व्यवस्था की गई है। इससे हमारा जो जहां हमारा चारधाम यात्रा का है, सब जानते हैं कि हमारे स्टेट में धार्मिक जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो हमारे उनकी बड़ी तादाद, तो उसके साथ साथ ही जो लोग यहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं उसके लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। उससे जहां हमारा स्थानीय लोगों को एक अच्छा रोजगार मिलेगा, हमारे जो ग्रामीण लोग हैं, तो स्थानीय हमारा जो संस्कृति है उस संस्कृति को भी लोगों को समझने का मौका मिलेगा और जो हमारा खान पान है उसकी भी जो समृद्ध खान पान हमारा जो पौराणिक काल से चलाया है उसका भी आनंद हमारे टूरिस्ट ले पाएंगे। और जो केंद्रीय करों में उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए 41% का प्रावधान किया गया है। ये हम सब जानते हैं कि जो जितनी भी केंद्रीय योजनाएं हमारी हैं उनमें 90-10 का रेशियो रहता है। 10% क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, सर जी ने वो दिया था 10%, 90% का रेशियो, लेकिन जो करों में जो प्रावधान किया गया है वो 41% की हिस्सेदारी हमारे राज्य की उसमें होगी। जो पर्वतीय क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की दृष्टि से 12 लाख करोड़ से ज्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर की व्यवस्था की गई, जिसमें हमारी सड़कें हैं, ऑल वेदर रोड है और रेलवे कनेक्टिविटी है, उसको मजबूत किया जाएगा। और जो 4 धाम रोड हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में जो आपदा से जुड़े हुए जो हमारे समस्या रहती है उसके लिए इसमें व्यवस्था की गई। अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में उत्तराखंड को 1806.5 करोड़ की केंद्रीय सहायता ये मिली और यही हमारा इसी दिशा में हमारा ये काम चलेगा, जिसमें एमएसएमईज हैं और आपदा से जुड़ी घटनाएं हैं, जो माल ढुलाई है वो कैसे सस्ती हो, इस तमाम चीजें इसमें प्रावधानित की गई हैं। जो अगला विषय, जो 5वां विषय जो हम उत्तराखंड के दृष्टि से हम देखते हैं तो टेम्पल टाउन और सांस्कृतिक पर्यटन, जो हमारे यहाँ भी हमारे ऐसे मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर हैं, स्थान है, वहां पर हॉस्पिटलिटी, मेडिकल की सुविधाएं और सांस्कृतिक पर्यटन, इन पर इसमें फोकस किया गया है। हरिद्वार इसके आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में और औली है, और ऐसे जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे दयारा हो या जो अन्य नाम, बहुत सारे नाम लेना मैं समझता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हम औली का नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म और इसके हमारी योग की राजधानी मानी जाती है, वैश्विक राजधानी मानी जाती है, एक उसकी वैश्विक पहचान है। वहां पर जो आयुष और मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से ये सब इसमें प्रावधानित किया गया है।
अगर हम देखें कृषि और ग्रामीण विकास की दृष्टि से, तो जो उत्तराखंड की जो क्रेडिट पोटेंशियल है वो लगभग 26-27 में हमारी 65,900 करोड़ आके गई। ये एक प्राकृतिक है, क्योंकि नाबार्ड में बहुत कम इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक हमारे लिए मौका है कि हम उस पैसे का सही सदुपयोग करके और ये करेंगे। दूसरा जो अ, जब विपरीत, क्योंकि हम लोग मौसम पर आधारित खेती करते हैं, मैदानों को अगर छोड़ दिया जाए, पर्वतीय क्षेत्रों में हम लगभग 90% खेती आज भी प्रकृति पर आधारित, यानी कि अगर नेचुरल बारिश वारिश है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे में जो एक क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है कि उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अखरोट है, बादाम है, यानी बागवानी जो हमारी है, औषधीय पौधे हैं, फ्लोरिकल्चर है, ऐसे जो तरह तरह की जो हॉर्टिकल्चर है उसको भी मजबूत करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसी तरह से जो रिन्यूएबल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, और इस पर फोकस किया गया है। एमएसएमई के अंतर्गत जो हमारे टीयर 2 और टीयर 3 की ग्रोथ की दृष्टि से चैंपियन एंटरप्राइजेस बनाने की नीति है। देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर जैसे औद्योगिक क्लस्टर को इससे सीधा फायदा होगा, यानी कि जो हमारे मैदानी जनपद हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उन्हीं में हमारे औद्योगिक दृष्टि हम लोग विकसित किए गए हैं, तो उनको एक फायदा होगा। प्रोसेसिंग है, आयुष है, हर्बल है, इस पर इन सबको उसके अंतर्गत लाभ मिलेगा। बाकी जो उत्तराखंड है, ये हम सब लोग जानते हैं कि राज्य बनने के 25 साल पूरे हुए हैं, और राज्य ने इस दौरान हर आयाम हमारा उसका विस्तार हुआ है। आर्थिक हो, सांस्कृतिक दृष्टि हम देखें, पर्यटन की दृष्टि हम देखें, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक की जो खेती है उसको अगर हम देखें, और जो हाई वैल्यू जो हमारे जो फसलें हैं, ऑफ सीजन जो हमारी एक जो फसलें हैं उसका निश्चित रूप से विस्तार हुआ है, और कई गुना अगर मैं कहूं तो उसमें बहुत अच्छी तरक्की हुई है। और मुझे लगता है कि ये सब क्योंकि हमारे जो आय के साधन है वो बहुत सीमित साधन है, तो केंद्र हमेशा उसका ध्यान केंद्र ने रखा है, और इस बजट में भी पूरा ध्यान उत्तराखंड से राज्य का रखा है। सर, कुंभ होना है अगले साल हरिद्वार में, तो उसको लेकर कोई बजट या कोई प्रोग्राम किया? नहीं, कुंभ देखिए उसके लिए अलग से तो नगर विकास विभाग है भारत सरकार में, अलग से उसके लिए व्यवस्था होती है। फिर प्रधानमंत्री जी का जो फंड होता है उसमें से मदद मिलती है। इस तरह से कहीं पर भी किसी मेला विशेष के लिए कोई ढंग के प्रावधान नहीं है, वो समय समय पर उसके लिए अलग से व्यवस्था होती है, कुंभ के लिए भी व्यवस्था होगी। सर, आपको लगता है कि क्योंकि अब लगभग 1 साल का वक्त बचा है और अभी तक बजट का आवंटन नहीं होना, तो जो काम होने होते हैं वो कुछ जल्दबाजी में काम होते हैं, तो लगता है कि थोड़ा समय से अगर बजट जारी हो तो अस्थायी काम कुछ होता है। नहीं, देखिए आपको ध्यान होगा तो 2022 का जो कुंभ था 21 का, तो 2021 के दिनों में हम लोगों ने काफी स्थायी कामों पर भी फोकस किया था। अगर आपको ध्यान होता है तो टेम्परेरी वर्क के हमने जब देखेगा उसका रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत कम टेम्परेरी वर्क किए, तो स्थायी वर्क काफी किए हैं, और मुझे लगता है कि स्टेट उसके लिए अपनी डीपीआर तैयार करेगी, कर रही होगी, तो वो भी अर्धकुंभ की दृष्टि से जो भी आवश्यक व्यवस्था होगी वो बेहतरीन होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो मनरेगा खत्म करके जो श्री राम जी आए थे उसमें 40 का जो प्रावधान है
और पहले 90 तक देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, मनरेगा खत्म नहीं किया गया है, नाम बदला गया और नाम बदला गया है तो एक्ट में तमाम प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि मनरेगा के बहुत ऊपर बड़े घोटाले से अनेक राज्यों में बड़े घोटाले फुट हमारे यहाँ के, क्योंकि मैंने स्वयं उन चीजों को पकड़ा था, मुझे ध्यान है, लेकिन यहाँ पर बहुत छुटपुट थी, कहीं कहूँ कि कुछ गाँव में भी कुछ किया तो ऐसा बड़ा वजन नहीं था, लेकिन अनेक राज्यों में बड़े घोटाले इसमें सामने आए और इसलिए उस एक्ट में कुछ संशोधन किए गए, नाम बदला गया। और मैं समझता हूं जो सीधा जो फायदा है वो एक तो जो 100 दिन का रोजगार है उसको 125 दिन किया गया, फिर वो 365 में 100 दिन था, अब 305 दिन में 125 दिन, 305, क्योंकि 60 दिन जो खेतों की बुआई की और कटाई का समय होता है उसको उससे हटा दिया गया है, ताकि हमारे जो किसान वहां पर उनको श्रमिकों की कमी ना हो। एक शिकायत आती थी कि साहब मनरेगा की वजह से किसानों को श्रमिक नहीं मिल पा रहे, तो 60 दिन को से अलग कर दिया गया है, ताकि जो लोग जो श्रमिक खेतों में काम करना चाहते हैं वो खेतों में भी कमाई कर सके और उनके लिए एक तरह से अतिरिक्त की वो कमाई उसमें की गई। तो कुछ प्रावधान उसमें किए गए हैं और 33% महिलाओं को काम देना ये अनिवार्य किया। फिर अगर आप एक हफ्ते के अंदर मजदूर का भुगतान नहीं करते तो 15 दिन के बाद उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा, मजदूर को ब्याज भी मिलेगा। ये इसमें कुछ प्रावधान नए जोड़े गए। मैं समझता हूं कुल मिलाकर ये जो ग्रामीण हमारे श्रमिक हैं उनके हित में ये अमेंडमेंट, ये सुधार किया गया है। प्रावधान किया गया है। हाँ, एक और बताऊं, एक मिनट, एक और बात बताऊं मैं कि इसमें जो मनरेगा का जो खर्चा होगा पूरी तरह, मैं एक बात कहता हूं, हम गांधी जी का नाम नहीं बेचते थे। गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज का सपना देखा था कि गांव का फैसला गांव की पंचायत ले, वो भी इसमें प्रावधान किया गया। फिर इसमें पर्यावरण है, स्वच्छता है, उसको भी जोड़ा गया है और गांव पंचायत फैसला करेगी कि उनको कौन सा काम करना है। सांसद जी, यूजीसी पे सरकार मंतव्य स्पष्ट नहीं कर रही है, एक उदाहरण देखिए, मैं आपका सवाल समझ गया, ये सब जुडिस है, इसलिए सरकार अभी इसमें कुछ भी नहीं बोल पाएगी और मैं समझता हूँ किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति इसके बारे में भी मुझे लगता है कि कमेंट नहीं। सर, लोकसभा में आप राहुल गांधी को बोले किताब नरवड़े वाली के बारे में क्या कहना है आपको? किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है, किताब न्याय किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई, वो किताब लेके आई पार्लियामेंट में, वो लेकर आए हैं, लेकिन उसको अभी जो प्रकाशक हैं उसको अभी उन्होंने परमिशन नहीं दी है उसके लिए। सर, लोकसभा में आप राहुल गांधी जी को बोलने क्यों नहीं देते? भाजपा देखिए, मैं समझता हूं कि अगर आप लोकसभा की कार्यवाही देखते होंगे तो मुझे लगता है कि कम से कम लोकसभा अध्यक्ष ने 1 घंटे में 25 बार उनसे अनुरोध किया कि हम चाहते हैं कि आप बोले, लेकिन आप नियमों के दायरे में बोले। संसद चलती है तो उसकी एक नियमावली है, उसकी प्रक्रिया की एक नियमावली है, उसके तहत आप बोल सकते हैं। अब वो अपनी जिद पर रहते हैं, जैसे छोटा बच्चा रहता है ना, वो छोटे बच्चे की तरह जिद करते हैं, तो छोटा बच्चा बनकर तो संसद नहीं चलेगी, संसद तो नियम कायदों से ही चलेगी। प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होना था उसमें अनुपस्थित रहेंगे। संसद में मैं उपस्थित था और इस तरह की हालात पैदा करने की कोशिश की गई, वो बिल्कुल अशोभनीय थी। विरोध का तरीका है वेल में आते हैं, आप विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रुकता,
लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री की कुर्सी के सम्मुख और 25-50 फुट का बैनर हाथ में लेकर के घुसेंगे तो आप स्वयं समझ सकते हैं, और मुझे लगता है कि देश की जनता उसको देख रही है, कौन सही है कौन गलत। हमारे प्रधानमंत्री जी कभी भी, पिछली बार भी हंगामा किया था, प्रधानमंत्री जी ने पूरे शोर में अपना पसंद किया, लेकिन इस बार इस तरह की कुछ महिला सांसदों को आगे करके इस तरह की कोशिश की गई, मैं समझता हूँ कि अपने हिसाब से बिल्कुल भी मर्यादित नहीं था। मर्यादा के अंतर्गत लास्ट विरोध होता है तो लोकतंत्र को हम उसका लोकतंत्र का उसका हिस्सा मानते हैं। 5 मिनट लोगों का अधिकार है। सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? हाँ तो वो नहीं, देखो मार्शल कैसे रोकेगा, वहां बाहर कैसे रोकते हैं? बाहर मार्शल अंदर की कार्रवाई नहीं होते हैं, बाहर संसद का जो कक्ष है उसके अंतर्गत मार्शल का होता है और उसमें किया जाता है। लेकिन मार्शल तो एक लिमिट तक ही कर सकते हैं ना, ये तो मर्यादाओं से जुड़ा हुआ ज्यादा है। तो धन्यवाद करें, बहुत धन्यवाद।